नमस्कार, न्यूज वन इंडिया देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी रजत। दोपहर के 1 बज चुके हैं। शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। सीएम योगी का अखिलेश, माया और राहुल गांधी पर अटैक। कोरोना काल में सभी नेता कहां थे? क्या दिल्ली इटली वाले भाई बहन यूपी आए थे? कोरोना काल में 22 महीने में 20 महीने गायब थे। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्षी पार्टियों के नेताओं पर जमकर निशाना साधा है और उन्होंने पूछा है कि कोरोना काल में ये सभी लोग कहां थे? 22 महीने में 20 महीने तक तो नदारद थे। और क्या भाई बहन यानी कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी इटली गए हुए थे? इस पर भी उन्होंने निशाना साधा है। तो सीएम योगी ने अखिलेश यादव, मायावती और राहुल गांधी पर निशाना साधा और पूछा है कि कोरोना काल में ये सभी नेता कहां गए हुए थे। वहीं राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर निशाना साधते हुए पूछा है, क्या दिल्ली इटली वाले भाई बहन यूपी आए थे? कोरोना काल में 22 महीने में 20 महीने सभी नदारद थे, गायब थे। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जोरदार निशाना साधा है। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कोरोना पर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का बयान सामने आया है कि देश में तीसरी लहर आ चुकी है, जबकि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है। आज 10,000 से ज्यादा केस आ सकते हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं, जहां सत्येंद्र जैन जो कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने बड़ा बयान दिया है कि दिल्ली में कोरोना की 5वीं लहर आ चुकी है, जबकि देश में कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। आपको बता दें कि कोरोना के केसों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। वहीं 24 घंटे के अंदर आज 58,000 केस सामने आए हैं, जिसके बाद दिल्ली के प्राइवेट अस्पताल में जो 10% बेड आरक्षित किए गए थे, उन्हें बढ़ाकर 40% करने की जिम्मेदारी है। सत्येंद्र जैन ने यह भी बताया कि जो सरकारी अस्पताल है उनमें तैयारियां पूरी कर ली गई है। आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। उनकी हालत की जानकारी देते हुए सत्येंद्र जैन ने कहा कि वो अभी ठीक है। पॉजिटिविटी रेट था 8.37 पॉजिटिविटी रेट था और कल 3 डेथ हुई थी। एक्टिव जो केसेस हैं दिल्ली में कल थे 14,889, 14,889। मैं आपके माध्यम से फिर से एक बार बताना चाहूँगा सभी को कि कोरोना दिल्ली में भी पूरे देश में भी ओमिक्रॉन के आने के बाद से काफ़ी तेज़ी से फैल रहा है। अभी तक कोरोना का जो चल रहा है जिस तरह से काफ़ी माइल्ड है, पहले के मुकाबले में लोगों को सिम्टम्स बहुत कम है। बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, पर सतर्क रहें, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें और अपना भी पूरे परिवार का भी ध्यान रखें। बहुत ज़्यादा रश ना करें, ये ना हो कि हल्का सा खांसी हुआ, जुकाम हुआ, तुरंत अस्पताल की तरफ जाएं। आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है तो होम आइसोलेशन में आपको पूरी केयर की जाएगी और सबसे बेटर ये है कि आप इसको होने से रोकें। पॉजिटिव और खबर प्रयागराज से, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज कोरोना संक्रमित मिले हैं। जस्टिस एसपी केशरवानी की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, जबकि जस्टिस प्रतिंकर दिवांकर भी कोरोना संक्रमित हुए हैं। साथ ही जस्टिस सरल श्रीवास्तव भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको प्रयागराज से बता रहे हैं, जहां इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 जज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। और अधिक जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे संवाददाता आलोक मालवीय का। आलोक, अब हाई कोर्ट में भी 3 जज कोरोना संक्रमित पाए गए हैं, क्या कुछ अपडेट है? ये देखिए, प्रशासनिक अमला पूरी तरह से सजग हो गया है और इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुंशियों के प्रवेश पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। जैसा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट में ऑनलाइन जो सुनवाई है उसकी प्रोसेस शुरू की गई थी, लेकिन अधिवक्ताओं के बार बार मांग करने के बाद ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों सुनवाई की प्रक्रिया फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट में शुरू की गई है। इसके बाद अब 3 जस्टिसों के जिला के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद से हड़कंप मचा हुआ है। फिलहाल जो प्रशासनिक अमला है वो पूरी तरह से सजग है और कोर्ट में 10 से ज्यादा अधिवक्ताओं के प्रवेश पर फिलहाल प्रशासनिक अमले ने रोक लगा रखी है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में अब अधिक वकीलों की एंट्री भी नहीं की जा रही है। जो जरूरी हो, जिनके मामले हो, उन्हीं की सुनवाई हो, उन्हीं को प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल एहतियात प्रशासनिक अमला बरत रहा है और जल्द से जल्द इस पर कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। जी आलोक, देखिए, नियम ये कहते हैं कि अगर कहीं पे भी किसी भी बिल्डिंग में जहां पर लोगों का आना जाना रहता है वहां पर ज्यादा लोग संक्रमित पाए जाते हैं तो 24 घंटे के अंदर सैनिटाइजेशन का काम भी होता है। सैनिटाइजेशन की प्रक्रिया क्या यहाँ पर भी फॉलो की जा रही है? क्या ये नियम यहाँ पर माने जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इलाहाबाद हाईकोर्ट में बराबर
सैनिटाइजेशन का काम चल रहा है। इसके साथ जो लोग अंदर प्रवेश कर रहे हैं उनको भी सैनिटाइज करके और उनकी चेकअप करने के बाद ही उन्हें प्रवेश दिया जा रहा है। क्योंकि जो न्यायाधीश है वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिससे पूरा प्रशासनिक अमला हड़कंप में है। इलाहाबाद हाईकोर्ट में पूरी तरह से सैनिटाइजेशन का काम करने के बाद और कोर्ट को सैनिटाइज करने के बाद ही सुबह से उसमें वादकारियों को और इसके बाद वकीलों को प्रवेश दिया जा रहा है। फिलहाल अब वादकारियों के प्रवेश पर भी रोक लगाने पर विचार कर रहा है इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन कि जल्द से जल्द जो पेंडिंग मुकदमे हैं उन्हें किस तरह से सुलझाया जाए और किस तरह से जो आने वाले लोग हैं उनको रोका जाए, उनको किस तरह से जांच की जाए, इस पर भी विचार पूरी तरह से इलाहाबाद हाईकोर्ट प्रशासन कर रहा है। फिलहाल जो कोर्ट है उसमें हड़कंप मचा हुआ है, लेकिन जो कोर्ट के लोग हैं वह पूरी तरह से सतर्कता बरतते हुए ही कोर्ट में प्रवेश कर रहे हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया आलोक आपको तमाम जानकारी के लिए। और रुक करेंगे नोएडा का, जहां एसी ग्रुप के ऑफिस पर आईटी की छापेमारी जारी है। दूसरे दिन भी एसी बिल्डर ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी की गई है। आईटी की कई टीमें छापेमारी कर रही हैं। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको नोएडा से बता रहे हैं, जहां एसी की बिल्डर ग्रुप पर ऑफिस पर छापेमारी की गई है। दूसरा दिन है, एसी बिल्डर ग्रुप में छापेमारी चल रही है और आईटी की कई टीमें यहां छापेमारी कर रही हैं। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। निशांत, एसी ग्रुप के ऑफिस पर आईटी ने छापेमारी की है, दूसरा दिन है, क्या कुछ अपडेट है? तो एक बार फिर से उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, तब तक आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता दें कि एसी ग्रुप के ऑफिस पर इनकम टैक्स आज दूसरे दिन भी छापेमारी कर रहा है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में जगह जगह इनकम टैक्स की टीम, डीजीजीआई की टीम छापेमारी कर रही है और इसी के तहत नोएडा में भी एसी बिल्डर ग्रुप पर छापेमारी की गई है और आज ये दूसरा दिन है छापेमारी का। छापेमारी आईटी की टीम के द्वारा लगातार यहां जारी है। दूसरे दिन भी एसी बिल्डर ग्रुप के ऑफिस पर छापेमारी की गई है। इसके पहले भी आगरा में छापेमारी की गई, बागपत में भी छापेमारी की गई, कानपुर, कन्नौज समेत कई जगह पर छापेमारी की गई है। और एक बार फिर से हमारे ब्यूरो चीफ निशांत का रुख कर लेते हैं। निशांत, नोएडा के एसी ग्रुप के ऑफिस पर दूसरे दिन आईटी की छापेमारी जारी है, अभी तक क्या कुछ अपडेट है? हाँ देखिए, बिल्कुल 26 ठिकानों पर आईटी जो विभाग है वो लगातार छापेमारी कर रहा है और इसमें जो सामने आया सूत्रों से जो खबर मिली है कि प्रत्येक फ्लैट पर 40% कैश लिया करते थे और ये लगातार इस तरीके से ये मामला चल रहा था, जिसमें देखा जा रहा है कि 60% जो अकाउंट में और चेक के द्वारा पेमेंट लिया करते थे। इसमें एसी ग्रुप के साथ साथ रुद्रा बिल्डर के ठिकानों पर भी छापेमारी की जा रही है और कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि जो 40% हिस्सा नगद क्यों लिया जाता था, कहीं ना कहीं ये लगातार सरकार का चूना लगाया जा रहा था, जिसको देखते हुए इनकम टैक्स विभाग जो है छापेमारी कर रही है। इसमें कई जो प्रताप राठी है वो भी रडार पर है और कहीं ना कहीं उनकी कंपनियों पर भी आईटी जो विभाग है छापेमारी कर रही है। वहीं अजय चौधरी के ठिकानों पर फार्म हाउस में भी आईटी विभाग की टीम जो छापेमारी कर रही है। बागपत में कई टीमें छापेमारी कर रही है। 28 घंटे से लगातार ये छापेमारी की जा रही है और लगभग कल से ही छापेमारी लगातार जारी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया निशांत आपका तमाम जानकारी के लिए। वहीं बागपत में 2 दिन से इनकम टैक्स की छापेमारी जारी है। नोएडा के बड़े बिल्डर संजीव और संजू के फार्म हाउस में आईटी की टीम पहुंची है। 7 सदस्यीय आईटी टीम फार्म हाउस पर छापेमारी कर रही है। खेकड़ा थाना क्षेत्र के मरहमपुर गांव में फार्म हाउस है। तो वहीं बागपत में भी लगातार छापेमारी जारी है। और बागपत से हमारे साथ विकास शर्मा लाइव जुड़ चुके हैं। विकास, बागपत में भी लगातार छापेमारी जारी है, यहां पर अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है इनकम टैक्स की तरफ से? लास्ट में आपको नोएडा के जो बिल्डर है अजय चौधरी और संजू नागर 2 दिन से लगातार आईटी इनके यहाँ पर छापेमारी कर रही है। देखा जाए तो लगातार 28 घंटे यहाँ पर बीत चुके हैं और लेकिन अभी तक देखा जाए मीडिया के सामने ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है। कोई डॉक्यूमेंट्स है, कोई रकम है या किसी चीज ऐसी कोई चीज मिली है। तो वहाँ के जो फार्म हाउस है, कम से कम 30 बीघे के अंदर वो फार्म हाउस है और फार्म हाउस के जो बंद कमरे में उनकी जाँच की जा रही है। अभी तक ऐसा मीडिया के सामने कोई ऐसी बात सामने नहीं आई कि अंदर कुछ चीज मिली है। जी
जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं आगरा में भी जूता कारोबारी मन्नू अल हक के विजय आहूजा और मानसी चंद्रा के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी देर रात तक जारी रही है। विजय आहूजा की पार्टनर रूबी सहगल के वैभव नगर स्थित घर पर भी इनकम टैक्स ने छापेमारी की है। हालांकि छानबीन में इनकम टैक्स के अधिकारियों को क्या मिला है, इसकी कोई जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। पूरे दिन इनकम टैक्स के अधिकारियों की गाड़ियां मन्नू अल हक के घर पर आती जाती रही हैं। भैया पानी और बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह का बरेली भगदड़ पर बयान सामने आया है कि बीजेपी की सोची समझी साजिश थी। बीजेपी नेताओं ने षड्यंत्र रचा था। कांग्रेस के पास रिकॉर्डिंग है। कल बरेली में मैराथन दौड़ में मची थी भगदड़। बरेली में कई धावक हुई थी घायल। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां कांग्रेस के एमएलसी ने बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा है और बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि जो कुछ भी हुआ, बरेली में जो भगदड़ मची, वो बीजेपी नेताओं ने षड्यंत्र रचा, उसी के तहत ये हादसा हुआ है। साथ ही उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस के पास इसकी रिकॉर्डिंग भी मौजूद है। कांग्रेस पार्टी इन हादसों के लिए जो जिम्मेदार लोग हैं उसमें षड्यंत्र किया है, साजिश किया है। कानपुर में तो पकड़ लेती है पुलिस, चूंकि भाजपा के माननीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होता है। इन हादसों में भी भाजपा के भेजे लोगों को 4-6 लोग जो गए थे हुड़दंग करते, पहले की भी रिकॉर्ड हैं। समय आने पर उनकी कांग्रेस पार्टी से बात करेगी। इस वक्त की बड़ी खबर, तमिलनाडु के कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे की जांच पूरी हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को रिपोर्ट सौंप दी गई है। सीडीएस रावत समेत 14 लोगों का हुआ था निधन। एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अगुवाई में जांच पूरी हुई है। टीम ने रक्षा मंत्री के सामने हादसे का प्रेजेंटेशन दिया है। जांच रिपोर्ट में ब्लैक बॉक्स का डेटा शामिल किया गया है। वहीं मथुरा जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई हुई है। शादी ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग की गई है। अब तक 10 वाद कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं। कुल 13.37 एकड़ पर मालिकाना हक का विवाद है। शाही ईदगाह ट्रस्ट पर कब्जा करने का आरोप लगा है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मथुरा से, जहां अब तक 10 वाद कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं और मथुरा जन्मभूमि को लेकर के कुल 13.37 एकड़ पर मालिकाना हक का ये विवाद है। शाही ईदगाह ट्रस्ट पर कब्जा करने का आरोप भी लगा है। मथुरा जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई। शाही ईदगाह मस्जिद को हटाए जाने की मांग लगातार हो रही है और इसी को लेकर के हाई कोर्ट में आज सुनवाई होनी है। अब तक 10 वाद कोर्ट में दाखिल किए जा चुके हैं और कुल 13.37 एकड़ पर मालिकाना हक का ये पूरा विवाद है। शाही ईदगाह ट्रस्ट पर कब्जा करने का आरोप भी है। और गगन पंडित हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। मथुरा जन्मभूमि विवाद पर आज कोर्ट में सुनवाई, क्या कुछ हुआ? देखिए बता दूं, जिस तरीके से आज जो है करीब 6 मुकदमों पे आज सुनवाई होनी थी, जो कि 6 मुकदमे जो है, 6 बात जो है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़े हुए हैं, जिसमें कि एक बात की सुनवाई हो चुकी है। एक बात जो जिसकी सुनवाई हुई है वो अधिवक्ता महेंद्र प्रताप ने अपनी दलीलें दी और विपक्ष भी मौजूद रहा। विपक्ष ने भी अपनी दलीलें दी। दलीलें देने के बाद न्यायालय ने 20 जनवरी की तारीख नियुक्त करी है, जबकि एक बात जो है जिला जज की अदालत में है वो 2 बजे के बाद उस पर सुनवाई होनी है। बाकी के जो 4 बात बचे हैं उनमें भी सुनवाई होना बाकी है। लगातार जो भारतीयगण है वो श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से शाही ईदगाह मस्जिद को हटाने की मांग कर रहे हैं और 13.37 एकड़ जमीन को मुक्त कराने की बात कर रहे हैं। जी गगन, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। और यूपी कांग्रेस ने चुनाव आयोग से अपील की है। पीएम मोदी और सीएम योगी के कार्यक्रम पर लोग लगाने की मांग की है। कोरोना की तीसरी लहर आ चुकी है। पीएम मोदी और सीएम योगी की इनॉग्रेशन पर रोक लगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कांग्रेस ने चुनाव आयोग से सिफारिश की है और पीएम मोदी और कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कांग्रेस ने कहा है कि रोक लगाई जाए। जो रैलियां हो रही हैं उन पर रोक लगाई जाए। पीएम मोदी और सीएम योगी के उद्घाटन कार्यक्रमों पर भी रोक लगाई जाए। ऐसी अपील कांग्रेस की तरफ से, यूपी कांग्रेस की तरफ से चुनाव आयोग से की गई है। और अब खबर बलरामपुर से, जहां सपा नेता फिरोज पम्मू की निर्मम हत्या की गई है। तुलसीपुर नगर पंचायत के पूर्व चेयरमैन की हत्या घर के पास ही की गई है। फिरोज पप्पू की हत्या की गई। बदमाशों ने गला रेत कर फिरोज पप्पू की हत्या की। वर्तमान में फिरोज की पत्नी तुलसीपुर चेयरपर्सन है।
और आगरा में घर में बंधक बनाकर लूट करने वाले बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई है। स्थानीय पुलिस सीआईडब्ल्यू और स्वैट टीम के साथ हुई इस मुठभेड़ में आरोपी सोनू पंजाबी उर्फ रोहित गोली लगने से घायल हो गया, जिससे पुलिस ने लूट के 5 लाख रुपए तमंचा और जिंदा कारतूस बरामद किए। आपको बता दें कि बदमाश ने महिला को बंधक बनाकर 6 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया था, जिसमें से 1 लाख उसके साथी बदमाश कुलदीप जाटव के पास है, जबकि पीड़ित ने 12 लाख रुपए लूट की शिकायत दर्ज कराई थी। आगरा के थाना कमला नगर में हुई मुठभेड़। तो पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है और इस दौरान पुलिस को बड़ी कामयाबी भी मिली है। आपको बता दें कि घर में बंधक बना करके लूट की जिस घटना को अंजाम दिया गया था उसमें पुलिस को सफलता मिली है और पुलिस ने आरोपी सोनू द्वारा जब 2 बदमाशों को घेरा गया तो उनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई और पुलिस द्वारा काउंटर फायरिंग में एक बदमाश के गोली लगी और दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में सफल रहा। गोली लगने वाले बदमाश का नाम सोनू पंजाबी उर्फ रोहित है, जिसके पास से 5.5 लाख रुपए, मोटरसाइकिल और तमंचा और कारतूस बरामद हुए हैं। इस बदमाश द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा एक दिन पूर्व थाना कमला नगर के बलकेश्वर में एक मैनेजर के यहाँ लूटपाट की गई थी, जिसमें उन्हें 6.5 लाख रुपए मिले थे। 5.5 लाख रुपए उसके हिस्से में आए थे और 1 लाख रुपए उसके साथी कुलदीप जाटव के हिस्से में आए थे। उसके द्वारा ये भी बताया गया कि 12 लाख की लूट नहीं थी, बल्कि 6.5 लाख रुपए ही उन्हें लूट के दौरान मिले थे। इस संबंध में जब वादनी और उसके पति से पूछा गया तो उनके द्वारा भी इस बात की पुष्टि की गई कि उनके केवल 6.5 लाख रुपए ही गए थे। इस लूट का अनावरण करने वाली पुलिस टीम को मेरे द्वारा 15,000 रुपए का नगद इनाम घोषित किया गया। वहीं फर्रुखाबाद में वर्चस्व को लेकर 2 गुट आपस में भिड़ गए। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग की गई। शहर प्राइवेट बस अड्डे पर फायरिंग से हड़कंप मच गया, जिसमें गोली लगने से एक युवक घायल हो गया। घटना में शामिल 3 युवक मौके से फरार हो गए, जबकि एक को पुलिस ने धर दबोचा है। आपको बता दें कि दोनों गुटों में पहले भी विवाद हो चुका है। ये पूरा मामला कोतवाली सदर क्षेत्र के कादरी गेट का है। तो खबर फर्रुखाबाद से, जहां गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, 3 युवक मौके से फरार हो गए हैं, एक पुलिस की हिरासत में है। 2 पक्षों में वर्चस्व को लेकर के लड़ाई हुई और इसी दौरान एक युवक भी घायल हो गया। दोनों तरफ से जमकर इस दौरान फायरिंग भी की गई है। गोली लगने से एक युवक घायल हुआ है, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अंदर बना बोर्ड वहीं जालौर में 132 केवी की ट्रांसफर अचानक भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ी ने स्थानीय लोगों की मदद से किसी तरह आग पर काबू पाया। ट्रांसफार्मर जलने से कई मोहल्लों की बिजली आपूर्ति ठप हो गई है। उरई कोतवाली क्षेत्र के कालपी रोड स्थित 132 केवी विद्युत स्टेशन की ये पूरी घटना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ट्रांसफार्मर में आग लगी है। हालांकि इस दौरान लोगों ने भी आग बुझाने में सहयोग किया। कई मोहल्लों की इसकी वजह से बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई है। दमकल ने स्थानीय लोगों की मदद ली, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया है। 132 केवी का ये ट्रांसफार्मर बताया जा रहा है, जिसमें अचानक भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से कई मोहल्लों की बिजली आपूर्ति भी ठप हो गई। संभल में कबाड़ के गोदाम में अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। आग में आसपास रखे खोखे भी चपेट में आ गए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग से हजारों का नुकसान हो गया है। पूरा मामला चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के खुर्जा गेट का है। तो संभल की तस्वीरें हैं, जहां अचानक कबाड़ के गोदाम में आग लग गई है और साथ ही आसपास रखे सामान को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि आग किस वजह से लगी है। वहीं अंदेशा जताया जा रहा है कि आग से हजारों का नुकसान हुआ है। खबर लखनऊ से, जहां यूपी चुनाव के लिए अंतिम दौर में तैयारियां। यूपी के फाइनल मतदाताओं की सूची आज होगी जारी। लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कांग्रेस करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला पीसी करेंगे। दोपहर 3 बजे मतदाता पुनरीक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और मुख्य निर्वाचन अधिकारी अजय कुमार शुक्ला पीसी भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। दोपहर 3 बजे मतदाता पुनरीक्षण पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है।
यूपी चुनाव के अंतिम दौर में तैयारियां। तो लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और अंतिम दौर में अब तैयारियां पहुंच चुकी हैं। वहीं जौनपुर में न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। बाहुबली नेता धनंजय सिंह का क्रिकेट खेलते वीडियो डीजीपी मुकुल गोयल ने न्यूज वन इंडिया की खबर का लिया संज्ञान। डीजीपी ने वायरल वीडियो की जांच के आदेश दिए हैं। धनंजय सिंह को पुलिस ने भगौड़ा घोषित किया है। समाजवादी पार्टी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। सत्ता रक्षण में धनंजय खेल का मजा ले रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने ऐसा इल्जाम बीजेपी पर लगाया है। तस्वीरें हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि धनंजय सिंह क्रिकेट खेल रहे हैं और उन्हें यूपी पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। हालांकि जब न्यूज वन इंडिया पर यह खबर चली, वीडियो सामने आया, तो उसके बाद पुलिस ने संज्ञान लिया है। न्यूज वन इंडिया की खबर का बड़ा असर यहां देखने को मिला है, जहां डीजीपी ने खुद इस खबर पर संज्ञान लिया है। मुकुल गोयल ने जांच के आदेश दे दिए हैं। जौनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। आरोपी दीपक सिंह और राजकुमार सिंह गिरफ्तार हुए हैं। पैर में गोली लगने से बदमाश राजकुमार घायल। पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए। सिकरारा थाना क्षेत्र के रीठी के पास मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। जौनपुर में यह मुठभेड़ हुई है, जहां आरोपी दीपक सिंह और राजकुमार सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस और बदमाशों के बीच यह मुठभेड़ हुई, जिसमें पैर में गोली लगने से बदमाश राजकुमार घायल भी हो गया। पुलिस ने बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद किए हैं। जौनपुर में यह मुठभेड़ हुई है। पुलिस और बदमाशों के बीच इस मुठभेड़ में एक आरोपी जख्मी भी हुआ है, पैर में गोली लगी है। मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपियों को अरेस्ट भी किया गया है। साथ ही पुलिस ने तमंचा, कारतूस और बाइक भी बरामद की है। आरोपी दीपक सिंह और राजकुमार सिंह को गिरफ्तार किया गया है। पैर में गोली लगने से बदमाश राजकुमार घायल भी हो गया है। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि मुठभेड़ के बाद आरोपी को गोली लगी है और वो जख्मी हो गया। इस दौरान पुलिस ने बाइक भी बरामद की है, तमंचा भी बरामद किया है और कारतूस भी बरामद किए हैं। पुलिस और बदमाशों के बीच ये मुठभेड़ जौनपुर में हुई। मुठभेड़ में हत्या के 2 आरोपियों को अरेस्ट किया गया है। जालौन में देर शाम को रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार 2 टोल कर्मियों को टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों टोल कर्मियों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देने के बाद चालक कंटेनर लेकर मौके से फरार हो गया। वहीं घटना को देख स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे, जिन्होंने हादसे की सूचना स्थानीय पुलिस को दी। सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची, जिन्होंने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो जालौन से ये खबर है, जहां तेज रफ्तार कंटेनर ने हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। तेज रफ्तार कंटेनर ने टोल पर 2 लोगों को कुचल दिया। वहीं मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर के कंटेनर लेकर के चालक वहां से फरार भी हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर की वजह से यह हादसा हुआ है, जिसमें बाइक सवार 2 लोगों को टोल प्लाजा पर कुचल दिया है। इस पूरे हादसे में दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई। घटना को अंजाम देकर कंटेनर चालक फरार हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवार को कुचला है, जिसमें दोनों की ही मौके पर ही मौत हो गई है। तेज रफ्तार की वजह से ये पूरा हादसा हुआ है। इस घटना को अंजाम देकर के कंटेनर चालक फरार हो गया। तेज रफ्तार कंटेनर ने बाइक सवारों को कुचला है, जिसमें दोनों की मौके पर ही मौत हो गई है। हादसे में 2 लोगों की मौके पर ही मौत हुई है। स्थानीय पुलिस को इसके बारे में सूचना दी गई और सूचना मिलते स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची। ये दोनों बताया जा रहा था कि करीब टोल प्लाजा के आगे 500 मीटर सूर्या ढाबा के पास पहुंचे थे। दवा लेने जा रहे थे, जैसा कि उनके कर्मियों द्वारा बताया गया। और पीछे से उरई की तरफ से एक कंटेनर आ रही थी और पीछे से इसने लापरवाही से उनको धक्का मारा और दोनों ये टोल प्लाजा के कर्मचारियों की वहाँ मौके पे मौत हो गई है। पुलिस को पता चला तो तत्काल ही कंटेनर का पीछा किया गया। फिलहाल कालपी
थाने की मदद से और आटा थाने के सहयोग से जो है कंटेनर और ये उसका चालक हिरासत में ले लिए गए हैं। ये घटना दुखद है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। और यूपी में कोरोना के मामलों ने पकड़ी रफ्तार। यूपी में 24 घंटे में कोरोना के 992 नए केस सामने आए हैं। यूपी में 24 घंटे में कोविड से 72 लोग रिकवर भी हुए हैं और यूपी में कोविड के एक्टिव केस 3172 के पार पहुंच गए हैं। वहीं गाजियाबाद में कोरोना के 174 नए केस मिले हैं। गौतम बुद्ध नगर में 24 घंटे में 165 कोविड केस मिले हैं। अगर लखनऊ की बात की जाए तो लखनऊ में 150, मेरठ में 102 नए कोरोना केस मिले हैं। बीते 24 घंटों में 1,66,033 सैंपल की जांच की गई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको यूपी से बता रहे हैं। कोरोना को लेकर यूपी में नई पाबंदियां। जिम, स्पा, सिनेमा हॉल, बैंकेट हॉल, रेस्टोरेंट, सार्वजनिक स्थल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। शादी समारोह में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं होंगे। मास्क और सैनिटाइजर की अनिवार्यता होगी। 1000 से ज्यादा एक्टिव केस वाले जिलों में ये पाबंदियां। 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू रात 10 से सुबह 6 बजे तक लागू होगा।